नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी पटना में आग ने तांडव मचाया है। मंगल तालाब के पास ट्रांसपोर्ट के 2 गोदाम और रिफाइंड तेल के एक गोदाम में आग लग गई है और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है और एहतियात के तौर पर प्रशासन की टीम ने आसपास के घरों को खाली करा दिया है। फायर ब्रिगेड की टीम हाइड्रोलिक मशीन की मदद से आग पर काबू पाने में जुटी हुई है और दमकल की दर्जनों गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह तरीके से लगी हुई है। रिफाइंड गोदाम की कंपनी में ये आग लगी है और आगलगी की घटना से लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। और इतना ही नहीं, एहतियातन आसपास के घरों में रह रहे लोगों को वहां से बाहर निकाला गया ताकि आगलगी और भी ज्यादा ना बढ़ जाए, आग की लपटें और ज्यादा ना बढ़े। आपको बता दें कि रिफाइंड एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसकी वजह से आग जो है वो काफी भयावह तरीके से बढ़ती हुई नजर आई। और देखिए, अभी भी बहुत कड़ी मशक्कत की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। दमकल की कई गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया है। हाइड्रोलिक मशीन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि वहां सुबह 9 बजे की ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है। अब क्या स्थिति है वहां पर, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? दर्शकों को यहाँ की सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यह घटना घटी और जिसके बाद लगातार फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बड़े से क्रेन से भी देखिए यहाँ पर आग बुझाया जा रहा है और ये पूरा रिफाइंड ऑयल का गोदाम है जिसमें यह आग लगी है। और इसके ठीक पीछे यदि हम बात करें तो काफ़ी घनी आबादी है। सामने चौड़ी सड़क है लेकिन पीछे घनी आबादी है, इसके कारण भी परेशानी हो रही है। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है लेकिन बीच में अभी भी कई जगहों से धुएं और आग निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जहां भी इस तरीके की स्थिति दिख रही है, फायर ब्रिगेड के द्वारा उस पर पानी डाला जा रहा है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौके पर मौजूद हैं और एक बड़े से क्रेन से पानी डाला जा रहा है। और देखिए, पिछले काफ़ी देर से यहाँ से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जैसे ही पानी यहाँ से हटाया जाता है, दूसरे जगह बुझाने की कोशिश की जाती है, फिर से जो आग है वो धधक पड़ती है। और ये तस्वीर यहाँ हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गोदाम के अंदर आग लगी है। और ये देखिए, आग को बुझाने की जो कोशिश है वो उसके लिए कई फायर ब्रिगेड की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार कोशिश की जा रही है। बड़े से क्रेन से भी आग ऊपर से, गोदाम के ऊपर से पानी डाला जा रहा है क्योंकि एस्बेस्टस का से उसका छत था, उस छत को तोड़ करके और कुछ खुद ही आग के लपटों के कारण एस्बेस्टस टूट गया और अब छत के ऊपर से पानी दिया जा रहा है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर बगल के जो घर हैं वहाँ की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ भी इसका असर पड़ा है, यहाँ भी नुकसान हुआ है। जो शैलेंद्र, अग्निशमन विभाग के कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद है जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीर में। क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं अगर संभव हो तो, कि आखिर कितना नुकसान हुआ, क्या जानमाल को भी कोई नुकसान पहुंचा है या फिर संपत्ति का नुकसान हुआ है और कितनी देर लगेगी आग पर काबू पाने पर? ये सारे सवाल इस वक्त हमारी जहन में है, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं पहले कि किस तरीके से यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए, जो घर के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं ताकि आग पर किस तरीके से काबू पाया जा रहा है और आग ज़्यादा दूर तक न फैले। हमारे साथ है फायर ब्रिगेड के यहाँ पर कुछ सिटी के फायर ऑफिसर, पटना सिटी के फायर ऑफिसर हैं आप। क्या स्थिति अभी है यहाँ पर? क्या अब तो आग एकदम कंट्रोल हो चुका है। हाँ, हमारा हाइड्रोलिक आ गया। अब मंगल तालाब बगल में तो पानी तो शुरू से ही मिल रहा था, 3-3 को पंप वहाँ से काम कर रहा है। सारे पानी तो यहाँ पूरा व्यवस्था है। पानी के कारण है कितना जल्दी हम लोग जो गोदाम धरा बस इतना ही तक रह गया, आग फैलने का मौका नहीं मिला। बगल में हमारा पानी मिल गया था
और बाकी इसके लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि बीच बीच में जो आग है उसकी लपटें उठ रही है। नहीं, वो तो धुआं दे रहा है, गैस निकल रहा है, उसको भी हम लोग अभी टोटल गाड़ी यहीं पर है और पूर्ण रूप से बुझने के बाद ही, आग तो एकदम कंट्रोल है, बुझ गया, लेकिन एकदम पूर्ण रूप से एकदम धुआं और गैस समाप्त होने के बाद ही गाड़ी जाएगी। तो बिल्कुल ये जो फायर ऑफिसर है वो बता रहे हैं कि जब तक के लिए पूरी तरीके से आग को बुझा नहीं लिया जाता है, जो लपटें बार बार उठ रही हैं उन्हें शांत नहीं कर लिया जाता है, तब तक के लिए वो लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। और बड़ी संख्या में देखिए यहाँ जो कर्मचारी हैं फायर विभाग के, अग्निशमन के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर हैं। क्या स्थिति अभी है, क्या देख पा रहे हैं? कंट्रोल में है सिचुएशन, सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितना वक्त और लग सकता है? देखिए आप लोग भी यहाँ पे मौजूद ही हैं, हम लोग की तरफ से जो भी हो रहा है सब कर रहे हैं। देखिए जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है, उसके अलावा जो फायर के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि लगभग जो ये जो स्थिति है वो अब सामान्य होते जा रही है। और ख़ास तौर पर चूंकि अंदर में आग बहुत देर से जल रही थी और काफ़ी यहाँ पर तापमान है और इसके कारण यह दीवार भी गिरने की काफी संभावना है। कड़ी मशक्कत के बाद हम देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के आधुनिक मशीन भी वहां पर लाई गई। हाइड्रोलिक मशीन की मदद से अब आग पर धीरे धीरे काबू पा लिया गया है और कुछ ही देर में अग्निशमन विभाग की तमाम जो गाड़ियां हैं वो वहां से रवाना हो जाएगी। लेकिन इस बात की चर्चा की गई है कि जब तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है तब तक वहां पर अग्निशमन की गाड़ियां मौजूद रहेंगी और जल्द से जल्द पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाएगा। कांग्रेस मांगे जातीय जनगणना, कांग्रेस मांगे जातीय जनगणना। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। जेडीयू मांगे जातीय गणना, जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना। आरजेडी की पसंद जातीय गणना। जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। जातीय गणना पर विपक्ष की मोर्चाबंदी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे। जातीय गणना से मोदी को हरा देंगे। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कवायद अब तेज हो रही है। अलग थलग पड़े विपक्ष को अदद मुद्दे की तलाश थी और ऐसे में बिहार में हो रही जातीय गणना से विपक्ष को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस नेता राहुल ने कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी से जातियों के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है और दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग पर विपक्ष में नई जान फूंकने की कोशिश की है और इससे बिहार में महागठबंधन को नई ताकत मिली है। जातीय गणना के बहाने देश में जातीय ध्रुवीकरण कर लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीदों को और भी ज्यादा बल मिला है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जातीय गणना से मोदी को हरा देंगे। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और बिहार में महागठबंधन की सरकार जातीय गणना करा रही है और इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने महागठबंधन को अपना मॉडल पूरे देश के सामने रखने का अहम मौका दे दिया। और एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 2011 जातियों के आंकड़े को सार्वजनिक करने की चुनौती दे डाली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण पर लगे 50% की लिमिट को भी खत्म करने की चुनौती दी है। तो पहला कदम अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और तीसरा कदम, जो ये 50% का कैप लगा रखा है रिजर्वेशन पे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मोदी जी, अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो इस कैप को आप हटा दीजिए, 50% को रद्द कर दीजिए, फिर ओबीसी की बात करिए। और राहुल गांधी की मांग के बाद बिहार में महागठबंधन को बड़ी ताकत मिली है। जेडीयू और आरजेडी ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी है। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर में कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी, उसको तो नहीं किया गया। जान ही रहे हैं, जब ये जातीय जनगणना की मांग थी तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी। आंकड़ों के आधार पर आप आरक्षण की समीक्षा न करें। आबादी, जिसका कल राहुल जी ने भी जिक्र किया, जिसका बिहार में हमारे नेता लालू जी के वक्त से लेकर के लगातार हुआ है कि जिसकी जितनी आबादी होना उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर तय नहीं होगी ना, तो मैच्योर डेमोक्रेसी का हम जो डंका पीट रहे हैं ना, वो डंका ठीक से बजता नहीं। और इन बयानों को सुनने के बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या जातीय गणना से विपक्ष मोदी और बीजेपी को हरा देगा? तो समझिए, पिछली बार साल 2011 में जनगणना कराई गई थी और 2011 में जातियों की भी गणना की गई थी। साल 2011 से लेकर 14 तक कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस पूरे 3 सालों तक सत्ता में रही और कांग्रेस ने जातियों के आंकड़े जारी नहीं किए। अब राहुल पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जातियों के आंकड़े जारी किए जाएं। वो जातियों के आधार पर भागीदारी की मांग कर रहे हैं और साथ ही आरक्षण पर लगी सीमा खत्म करने की मांग भी राहुल गांधी की तरफ से की गई। इतना ही नहीं, वो 50% की सीमा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और बिहार में जाति की सियासत सालों से होती आ रही है। पार्टियां जातियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है और अधिकतर पार्टियां ओबीसी की राजनीति भी करती है। राजनीतिक दल महादलित वोटों को लुभाने में लगे रहते हैं और यही वजह है कि बिहार में जातिगत गणना कराई जा रही है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। विपक्षी एकता की मुहिम कुंद दिख रही है और ऐसे में जातीय गणना की मांग काफी ज्यादा तेज हो गई है ताकि जाति के नाम पर साल 2025 में लड़ाई को और तीखी की जा सके। अब कांग्रेस ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। तर्क यही है कि इससे जिसको जितनी संख्या मिलेगी उस अनुपात में उसके लिए कानून बनाए जाएंगे, उस अनुपात में उसके लिए विकास कार्य कराए जाएंगे। हालांकि जातिगत जनगणना के पीछे आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण को मुद्दा बनाकर साल 2024 में सियासत तेज कर दी जाएगी। देश में जातीय ध्रुवीकरण का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि अकेले इस मुद्दे पर क्या मोदी को हरा पाना विपक्ष के लिए इतना आसान है या वाकई संभव भी है? मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कई तरह के काम किए हैं। ओबीसी और दलितों को बीजेपी से जोड़ा है। ओबीसी और दलितों के हित में कई काम किए हैं। जनधन, उज्ज्वला योजना सब उनके हित में किया गया। मुद्रा योजना से गरीबों को सशक्त करने की कोशिश की गई और कोरोना काल में मोदी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। और ऐसे में अकेले जातीय गणना के मुद्दे पर मोदी को हराना वाकई मुश्किल होगा। विपक्ष को भावनात्मक नहीं, जमीनी मुद्दे भी खोजने होंगे और तभी जाकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी पैठ जमा पाएंगे।
बस जातीय गणना पर सियासत करने से कहीं ना कहीं इस वक्त मोदी का पल्ला भारी ही नजर आता है, क्योंकि कई ऐसे विकास की योजनाएं हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कोरोना काल से लेकर अब तक गरीबों के लिए, वंचितों के लिए मोदी सरकार की तरफ से चलाए गए हैं। ऐसे में जनता के मिजाज को बदलना विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है अगर वो जमीनी मुद्दों को नहीं तलाशेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण होता है और जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, लेकिन मात्र एक यही मुद्दे नहीं बल्कि कई अन्य मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के सरोकार के हैं और उनको उठाना विपक्षी दलों के लिए और भी ज्यादा अहम है, जरूरी है। और तभी एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे। जातीय गणना पर बिहार में सियासत अब काफी तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता खुश हैं तो बीजेपी ने अब उस पर पलटवार कर दिया है। मालूम होना चाहिए कि घोटाले दर घोटाला होते थे। कांग्रेस के सरकार में 14 के पहले हर चीज में घोटाला आपने देखा होगा। ये मंत्री इतना करोड़, ये घोटाला किया, केस भी चला, आगे जो भी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जो काम किया। अभी लोगों को बेचैनी है, कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा है। विकास की बात नहीं करते हैं, आम गरीब जनता के उत्थान कैसे, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अब जातीय ले आ दिए हैं कि जाति का ये लोग राजनीति करता है। बिहार सरकार द्वारा कराया गया जातीय सर्वेक्षण एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और अब पूरे राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी मांग उठने लगी है। जिस तरह से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने आरोप लगाया है कि 2011 में उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, केंद्र सरकार उस जनगणना की रिपोर्ट को जारी करे। जातीय जनगणना की बात इसलिए हो रही है कि जब आप समाज के लिए अलग अलग क्लास का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कोई बता दे, कैसे आप अध्ययन करेंगे समाज का? तो समाज की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। ये मांग चिरपरिचित मांग है और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार इस मांग को करते रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के मांग पर ही बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था। जातिगत जनगणना का हमारी पार्टी भी समर्थन करती है, लेकिन जातिगत जनगणना का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य तक ही यह सीमित रहे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग जिस रूप में जातिगत जनगणना को लेकर बातें कर रहे हैं कि मोदी को हराना है इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मुझे लगता है यह उचित नहीं है, यह देश हित में नहीं है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, नीतीश कैबिनेट की आज बैठक होनी है। कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। सुबह 11:30 पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक होनी है, कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। सुबह 11:30 बजे का वक्त रखा गया है जब इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उस पर मुहर लगने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। कई एजेंडों पर मुहर लगेगी। सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब इस बैठक की शुरुआत होनी है। और चलिए अब आपको बिहार के मौसम के मिजाज की जानकारी दे दी। बिहार के 10 बड़े शहरों में आज सुबह 10 बजे दर्ज तापमान पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा गया में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में भी इस वक्त अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और पूर्णिया में 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। और इसके साथ साथ दरभंगा में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किए गए। आरा की बात कर लें तो 39 डिग्री तापमान अधिकतम वहां पर दर्ज किया गया और इसके साथ ही बक्सर में 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।
सासाराम में भी 39 डिग्री तापमान अधिकतम दर्ज किया गया। सिवान में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। गोपालगंज में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। तो इस वक्त बिहार में अलग अलग 10 जिलों में क्या तापमान थे, इसकी जानकारी हमने आपको दी। इस वक्त सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। बदलते मौसम में अपना खास ख्याल रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।